यूपी बोर्ड क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है ना वो कंटिन्यू होगी। ठीक है ना, कंटिन्यू होगी। अब हमने क्या कराया था, हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में हमने आपको साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर आपका है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्लासेस कराई थी और उस क्लासेस में हमने ये बताया था आपको क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि अभिकारक क्या होता है। फिर हमने ये बताया था उत्पाद क्या होता है। फिर जस्ट उसके बाद फिर मैंने कहा था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। फिर मैंने ये कहा था भौतिक परिवर्तन क्या होता है। मैंने दोनों चीजें आपको बता दी थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमने ये भी बताया था कि रासायनिक समीकरण हम उसे कहते हैं जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्र द्वारा या प्रतीक द्वारा डिफाइन करते हैं या से इंगित करते हैं तो फिर वो हमें रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और उसके बाद हमने ये कहा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमने ये कहा था जितने भी अभिकारक हैं और अभिकारक के बाद उधर जो उत्पाद बना है उन दोनों तरफ तत्वों की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद हमने ये कहा था कि आप अभिक्रिया को पहचानोगे कैसे। तो उसमें फिर मैंने ये बता दिया था कि अगर उसमें से ताप परिवर्तन हो रहा है या रंग बदल रहा है या गैस निकल रही है या अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वो सब आप रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान के रूप में देख सकते हो। उसके बाद फिर हमने ये कहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो फिर आपने बोला था कि योगात्मक अभिक्रिया होती है, वियोजन होती है, प्रतिस्थापन होती है, द्विविस्थापन होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है और ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, रिडॉक्स होता है। फिर लास्ट में मैंने कहा था दो चीजें और बचती हैं, संचारण और विकृतिगतता, जिसमें जंग भी आ जाएगी। ठीक है, संचारण में भी जंग आ जाएगी। तो ये क्लियरली आपका टोटल चैप्टर हो जाएंगे, वो पूरा चैप्टर है ना क्लियर हो जाएगा। तो दो तो मैंने करा दिए थे। मैंने वियोजन बता दिया था। वियोजन में 3 पार्ट होते हैं। ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो, विद्युत अपघटन बिजली के द्वारा हो या विद्युत के द्वारा हो, और थर्ड जो प्रकाश अपघटन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो वो प्रकाश अपघटन कहलाता है या हम उसको वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रतिस्थापन की। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रतिस्थापन की बात करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। और करेंगे क्या? जब जब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, अलग कर देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब बेटा सुन लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है, जो तत्व सबसे ऊपर रखे होंगे वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होंगे और ऊपर से जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो वो उनकी सबकी जो अभिक्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऊपर वाले नीचे वाले के यौगिक से तो उसको अलग कर देंगे, लेकिन नीचे वाले यौगिक अपने से ऊपर रखे तत्वों को उसके यौगिक से अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, आप सुन लेना है। एक उदाहरण है कि Zn प्लस CuSO4, आप सुन लेना है। Zn है मतलब जिंक, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब सुन लेना है, जो Zn होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब यहां सुनना, मैं समझा देता हूं। एक कॉपर हो गया SO4, इसमें दो एलिमेंट है। ठीक है, दो पदार्थ मान लीजिए, दो तत्व मान लीजिए, जो भी है। Zn अधिक अभिक्रियाशील होता है किससे? कॉपर से। तो कॉपर के साथ SO4 होता है, वो जुड़ा होता है। तो Zn क्या करता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से ये SO4 को अपने साथ जोड़ लेता है, क्योंकि इसमें अधिक ताकत, आप सब जानते हो, अधिक ताकत वाला होगा वो कम वाले से उसकी चीजों को छीन सकता है।
जबकि कम वाला अधिक ताकतवर वाले से नहीं छीन सकता। आप अपने आस पड़ोस जो एग्जाम्पल उससे ही ले सकते हो। तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा बेटा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है ना, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को कहां निकाल के फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। अब सबको पता है कि Zn पर भी दो धनायन होते हैं, SO4 पे दो ऋणायन होते हैं, दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। अब यहां कुछ बढ़ाने की ना जरूरत है, कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें देखो, अधिक वाले ने कम वाले से, देखो SO4 किसके साथ लगा था, Cu के साथ लगा था, ये किसके साथ आ गया, Zn के साथ आ गया। किसको निकाल के बाहर फेंक दिया, कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है ना। अब सुनो, मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूं। Cu प्लस ZnSO4 क्या बनेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कॉपर है, SO4 को के साथ जोड़ लेगा और Zn को बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी हमने ये बताया था कि अधिक ताकतवर वाला कम वाले तो छीन सकता है, लेकिन कम वाला अधिक वाले से नहीं छीन सकता है, इसीलिए ये रिएक्शन ही नहीं होगी। बहुत से लोग करा देते हैं। कैसे करा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार मैं एग्जांपल थोड़ा लिख देता हूं साइड से। एक है H2SO4 प्लस Cu, एक दूसरा है CuSO4 प्लस H2। तो बच्चे क्या करते हैं, CuSO4 कर देते हैं, H2 को बाहर निकाल देते हैं। यहां H2SO4 कर देंगे, Cu को बाहर निकाल देंगे। देख लेना, SOH है ना, कॉपर से ऊपर रखा होता है, तो कॉपर में इतनी दम नहीं है कि SO4 को H से अलग कर दे, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होता है। जबकि ये वाला हो जाएगा, क्योंकि H है ना, कॉपर से ऊपर रखा होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। कौन, H, किससे, CuSO4, वो Cu से। तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4, और कौन बाहर चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा। यही बेटा मेरी कौन सी क्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब है स्थान को बदल देना, चेंज कर देना है। पहले SO4 किसके साथ लगा था, कॉपर के साथ लगा था, अब किसके साथ आ गया, SO4 के, मतलब SO4 ने अपना स्थान चेंज कर दिया है। और यही कौन सी क्रिया कहलाती है बेटा, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं समझता हूं सभी ने अपना मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन अपक्रिया हम किसको कहते हैं, ठीक है ना। अब हम ये नहीं बताएंगे किस पे कितना आवेश होता है, ये फिर इसमें तुम जानते हो कि ये तो सब पढ़े होते हैं, और जिसको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उसको सब कुछ आता है, ये जानता हूं इसको, ठीक है। और इसको हटा दे रहा हूं, रिस्क कर दे रहा हूं। अब मैं दूसरा जो है उसकी बात करूंगा, जिस अपक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, यार देखिए, आपको यहां से समझ में आ गया होगा, द्विविस्थापन मतलब दो जगह पे स्थान है ना, वो परिवर्तन होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम अपनी भाषा में समझा देता हूं, इस अभिक्रिया को उभय अपघटन भी कहते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया को सबसे ज्यादा एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या नाम है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है ना। मतलब आप ध्यान रख देना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम उभय अपघटन भी कहते हैं, या हम सबसे ज्यादा कोई कहेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली एग्जांपल दे दोगे, किसका, द्विविस्थापन का दे दोगे। और हम अपनी भाषा में इसको समझा देता हूं, इसका मतलब है अदला और बदली। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त है, आपको कोई काम पड़ा, आपने उसको अपनी चीज दे दी और उससे ये कहा कि भाई तूने मेरी ये तो ले लिया है, अब हमें इस चीज की जरूरत है, तू अपना मेरे को दे दे। तो मतलब वो अपनी जो चीजों को अदला बदली दोनों जो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। इसी पे बेसिस इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसका वो परिभाषा क्या होगी, तो जब, या हम वह कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने
आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप सुन लेना है कैसे। मैं एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, चलिए मैं इसको लिख देता हूं पहले। H2SO4 है और यहां पे NaOH, ठीक है। अब क्या कि जो Na है, ये जो Na है ये प्लस का होता है, OH किसका होता है, माइनस का होता है। ये किसका होता है, प्लस का होता है। ये किसका होता है, माइनस का होता है। और सब इस बात को जानते हैं, जो रिएक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ। नेगेटिव किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ। तो इस रिएक्शन को जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला SO4 के पास जाएगा तो बनेगा NaSO4, क्योंकि ये किसका था, प्लस का। ये ऐसे ये कहेगा कि अपना SO4 मुझे दे दो, ठीक है ना। तो H कहेगा SO4 तो हम तुम्हें अपना दे देंगे, लेकिन हमें तुम्हें अपना OH देना पड़ेगा। मतलब वो अपने आयनों का अदला और बदली करेंगे। अब सुन लो, SO4 पे दो आवेश, मतलब दो होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो एकन दो, इस पे एक होता है, एक एकन एक। ये कहानी हमने पूरी कर दी, ये जरूरी होता है, सुन लो। यहां H है, ये OH, ये आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, HO। लेकिन हम जानते हैं कि O पे दो आवेश होते हैं, इस पे एक होता है, एक उसको रही बात है, तो यहां कितना है, एक, यहां कितना है, दो। हम यहां बना देते हैं, कितने हुए, दो और दो चार, और दो हो गए, और दो कर देंगे बस। अब सुनो, दो ये है, दो ये है, चार हो गए, दो दूनी चार, मेरा बराबर है। और दो एकन दो, दो एकन दो, हमारे वो है, सही है। एक SO4 है, मेरे पास एक SO4 है। यहां Na कितने हो गए, दो, यहां भी दो है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सुन लो, मैं दूसरा एग्जांपल दे दे रहा हूं। ये है बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसकी क्रिया हम कर रहे हैं सोडियम सल्फेट से। किससे कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट से। इसमें Ba किसका बेटा होता है, प्लस का। Cl किसका होता है, माइनस का। Na किसका होता है, प्लस का। SO4 किसका होता है, माइनस का। तो ये करेंगे, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो Na है ना, Cl को अपने साथ जोड़ लेगा, NaCl बन गया। Na पे एक होता है, एक एकन एक, Cl पे एक होता है, एक एकन एक। इतना काम था, अब यहां हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां सुनो, B किसके पास जाएगा, SO4 के पास। तो क्या बनेगा, BaSO4। इस पे SO4 पे दो होता है, तो दो एकन दो। Ba पे दो प्लस होते हैं, तो दो एकन दो। यहां भी बॉन्डिंग हो गई है। अब जैसे संख्या दोनों जगह बराबर आ रही है, तो फिर हमें कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। यहां Na कितना है, दो, यहां कितना है, एक, हम दो का गुणा कर देंगे। यहां Cl कितने हो गए, दो, यहां हमारे ऑलरेडी दो है। मेरा ये रिएक्शन भी करेक्ट हो गया। और मैंने ये कहा था, रिएक्शन तभी सही होगी जब दोनों तरफ जो तत्वों की संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी। बेटा इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट, वेरी गुड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, दूसरी भाषा में इसको नमक भी कह सकते हैं हम लोग। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा बेटा, ऊपर रिएक्शन कराई जिसका नाम क्या है, या तो इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं, या फिर हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कास्टिक सोडा कह सकते हैं NaOH को, या फिर दूसरी भाषा में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब नोट कर लीजिए, ये सबको समझ में आ गया होगा, दो विस्थापन, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी। किसकी बात करेंगे,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब है त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। किसका? ऊष्मा का। अगर ऊष्मा का त्याग हो रहा है, समझ लेना वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो वह अपक्रिया, इसकी डेफिनेशन बनेगी, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त मतलब फ्री होती है, मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है? कैसे? अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया कि आपने किसी चीज को ऐसे खुला छोड़ दिया और धीरे 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 वो अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल देख लो, पेट्रोल को आप खुला छोड़ दो, धीरे धीरे वो उड़ जाएगी। कहते हैं ना पेट्रोल उड़ रही है, ठीक है, टंकी बंद कर लो, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है? बोतल बंद कर लो, पेट्रोल उड़ रही है। तो ये किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। किसका? ऊष्माक्षेपी का। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका एक। जैसे गैस होती है मैथेन। क्या होती है? मैथेन। इसको हम बोतलों में भर के रखते हैं। किसको? मैथेन को। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि वातावरण में चारों तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन। इसको हम क्या कह सकते हैं? मैथेन कह सकते हैं। वातावरण में चारों तरफ क्या होती है? ऑक्सीजन मतलब वायु। ये क्या करेगा? कहा मैथेन एक गैस होती है। अब यहां हम कह सकते हैं कि इस मैथेन क्या करेगा? इस O के संपर्क में जैसे ही आएगा तो CO, अगर CO के संपर्क में आता है तो गैस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर HO के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा? जल। और क्या मुक्त होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है ना। यहां H कितना है? 4। यहां H कितना है? 2। हम यहां 2 का गुणा कर देंगे। अब O कितने हो गए? 2। O ये हो गए, 2 ये हो गए, तो हम यहां 2 का करेंगे, 2 दूनी 4। ये क्या बचा? कार्बन डाई ऑक्साइड और ये जल। अब क्या मुक्त हुई? ऊष्मा मुक्त हो गई। अब देखो, कहा बोतल को आप स्टोर करके रखे हुए थे, वो क्या रह गया? केवल पानी बन के रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तुम कहोगे पानी भी तो भर के रख सकते हैं। ये पानी है, अगर ये भी हल्के ताप में संपर्क में आएगा तो ये भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी गैस बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएगा वहां से। तो फिर वही किसका कारण है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? आप सब नोट कर लिया होगा और या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है? अब इसके बाद आता है ऊष्माशोषी। क्या आता है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? मतलब शोषी मतलब शोषित करना। इसको ऊष्मा को क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी। तो हम कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब है इकट्ठा करना। अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। आप सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपको पहले आपने क्या लिया था? मैथेन लिया था। मैथेन लिया था आपने, बोतल में भर के रखा हुआ था, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आया कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे? और ऊष्मा मुक्त हुई थी। यहां क्या करेंगे? एक गैस होती है एंड नाइट्रोजन किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। और क्या बनाएगा? नाइट्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना।
या नाइट्राइट ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ वो कितना है 2, यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ n कितना 2, यहाँ भी हो गया क्लियर। अब यहाँ सुनिए, इसको हम, ये क्या थी गैस थी, ये भी क्या थी गैस थी, इसको हम स्टोर कर सकते, इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है NO को। अब देखो आपने जैसे ही हायर टेम्परेचर किया, बहुत ज्यादा तापमान करोगे तो नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन से स्वतः क्रिया करके और NO बना देगी, और NO जैसे ही बनाएगी आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हो। तो देखो आपने गैसों से, गैसें थी वो वातावरण में चारों तरफ उड़ रही थी, अधिक टेम्परेचर की वजह से आपने उसको क्या कर लिया स्टोर कर लिया, तो यहाँ मतलब आपने ऊष्मा को इकट्ठा किया है। तो यही किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आज क्लास को मैं इतना ही रख रहा हूं, और मैं चीजें जो है थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूं, जो पीछे क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में बता दे रहे हैं। फिर आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी लास्ट में अपलोड मैं नेक्स्ट डे कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या क्या कराया मैं उसके बारे में बता देता हूँ, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। कुछ वो इंपोर्टेंट रिएक्शन होंगी उसके क्लासेस है ना मैं अलग लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। फिर अभिकारक व उत्पाद के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे, पहचान कैसे करोगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया की आपने पहचान कर ली है, फिर आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पता होना चाहिए। मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आपको कुछ चीजें बताई थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे योगात्मक अभिक्रिया, इस योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन भी कह सकते हो या संकलन, संयोजन या संकलन, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया को संयोजन या संकलन कह सकते हो। वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन किसे कहते हैं, बात एक ही है, वियोजन या अपघटन बोले बात एक ही है दोनों में। इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा की वजह से हो वियोजन तो वो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो प्रकाश अपघटन कहलाएगा, यह हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो आज ही हमने आपको कराया है। फिर हमने आपको बताया द्वैविस्थापन अभिक्रिया, द्वैविस्थापन अभिक्रिया वो भी आज हमने कराया है। इस द्वैविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद हमने आपको आज और कराया है जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, का त्याग होता है या उत्सर्जन होता है, मुक्त होती है तो वो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी कहलाएगी। तो ये टोटल चीजों के हमने बता दिया था। अब बचता है ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स, संक्षारण और विकृतिगतता, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये बताएं कि अगर बिना वजह चूना है, अगर उसके ऊपर हम जल डालेंगे तो चूना बुझ जाएगा, या फिर कार्बोनेट है तो गर्म रहेंगे, कोई भी धातु कार्बोनेट है उसको हम गर्म करेंगे तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और बाद बाकी चीजें बचेंगी, ये हम बताएंगे। उसके बाद ये होता है कि अगर हम किसी भी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तब क्या होता है,
तो हम इसको कह सकते हैं। यदि हम किसी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, इसको हम बात करेंगे। तो ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार होते हैं इनसे, ठीक है ना। तो अब देखिए, ज्यादा बड़ा क्लासेस होने से क्या होगा, आप भी बोर फील करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, शॉर्ट क्लास, छोटी क्लासेस रखने का केवल एक ही मोटिव होता है, ताकि आपका क्लासों के अंदर मन लगा रहे, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप सबको प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात है, वही है, हमने ये कहा था कि अगर आपकी वजह से आपके आस पड़ोस में चारों तरफ अगर फायदा हो रहा है किसी को, तो आपको करना चाहिए। तो ये तो मैं बोल ही देता हूँ कि आप अपने स्टोरी पर इसको लगा सकते हो, फेसबुक पे लगा सकते हो स्टोरी पे, या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो। ये सबका काम होता है। और जो बच्चा नहीं है उसके पास आप लिंक भेज सकते हो। उससे क्या होता है कि ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो उससे ज्यादा लोगों को फायदा हो जाएगा। कमेंट सबको करना चाहिए। कमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा है ना वो क्लासेस को देखता है। उसको समस्या आएगी तो कमेंट के माध्यम से हम वो आप हमसे पूछ भी सकते हो, और हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। भले ऑन स्पॉट नहीं दे सकते हैं, बाद में देंगे, देखेंगे तब देंगे। ये भी नहीं है हर समय परमानेंट मैं इसी पे बना रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी हैं, उसके बाद कॉलेज भी है, तो सब चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को भी हमें देखना पड़ता है। तो आप ये नहीं सोचो कि मैंने आज कमेंट किया उसका जवाब नहीं मिला। हालांकि आज नहीं है तो थोड़ी देर में मिल सकता है, 1 घंटे नहीं 2 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। उसके बाद आप लोग मेहनत करिए। मैं इस बात को गारंटेड कहता हूँ। एक क्लासेस रखूंगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद, ईडी बोर्ड फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो क्वेश्चन का एक क्लास में अलग रखूंगा। जो बार बार क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड हुए, वो पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा कहना है, खूब मन लगा के पढ़िए। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।